हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं, जो कि मैं लेकर के आ रहा हूं। ये वीडियो ये मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, जो कि यूपी पीसीएस जैसे है। दोस्तों इसमें मैं मॉडल आंसर लेकर के आया हूँ और उसी मॉडल आंसर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आप जब भी मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो आप अपने आंसर को किस तरह से फ्रेम करेंगे। उसी तरह से मैंने मॉडल आंसर लिख करके यहाँ पे लाए हैं। दोस्तों ये मेरा सेकेंड सेशन होगा, जो कि मैं मॉडल आंसर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। फर्स्ट सेशन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप चाहते हैं तो उस सेशन को भी आप वॉच कर सकते हैं, जो कि सीआरपीसी पे था। उस पर भी मैंने 3-4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो कि फुल लेंथ का क्वेश्चन होता है और वो आपके एग्जामिनेशन में वैसे ही क्वेश्चन आता है जैसे क्वेश्चन मैंने लिया था। और उसमें मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि ये किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ, ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ ये इंग्लिश में होगा। ये जो इंग्लिश में जो भी आप लोग आंसर फ्रेम करना चाहते हैं, अपना आंसर लिखना चाहते हैं, उसी को मैंने इंग्लिश में यहाँ पे आंसर फ्रेम करके लाया है। उसी आंसर को यहाँ पे आपको मैं शो करने वाला हूँ और उसमें बताऊंगा कि आप कौन कौन सा की फैक्टर इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन में आपके आंसर की खूबसूरती को बढ़ाएगा और आपको वहाँ से वो नंबर दे करके जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए एक और चीज़ लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये मैं एक फॉर्मेट लेकर के आया हूँ और इसी फॉर्मेट पे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। मीन्स कि इसी फॉर्मेट में जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे तो आपको एक आंसर सीट मिलेगा और एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। तो क्वेश्चन बुकलेट तो होता ही है, उसमें पूरे क्वेश्चन रहेंगे कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, वो रहेगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा वो हमारा ये आंसर सीट रहेगा, जिसमें हम अपने आंसर को लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी आंसर सीट मिलेगा हमारा रूलदार नहीं रहेगा, मीन्स कि उसमें लाइन नहीं रहेगा, मार्जिन किसी भी प्रकार का लाइन नहीं रहेगा। वो हमारा प्लेन पेपर मिलता है। जब हम कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पर हमको प्लेन पेपर मिलेगा और इसी प्लेन पेपर में ही हमको अपने इसी जगह में हमको अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। ये इसी तरह से इधर भी मार्जिन रहेगा, इधर भी मार्जिन रहेगा, नीचे भी एक प्रकार से ऐसे ही मार्जिन होता है और उसी के बीच में ही हमको आंसर अपना फ्रेम करना होता है। जो भी हम अपना कंटेंट लेकर के आए होते हैं, हम अपने मेन के अकॉर्डिंग वो सारी बातें हम इसी बीच में ही हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और ये भी बताना चाहूँगा, इसमें किसी भी प्रकार का आपको एडिशनल सीट नहीं दिया जाएगा। एडिशनल सीट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कभी भी अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखते थे तो हमको मेन कॉपी ए कॉपी मिलता था। साथ में अगर हमारे पास कॉपी की कमी पड़ जाती थी तो हम बी कॉपी ले लेते थे, प्लस उसी के साथ साथ हम सी कॉपी भी ले लेते थे और उसको क्या कर देते थे, इससे टाई कर देते थे। मीन्स थ्रेड से लगा करके ए कॉपी से ही बी कॉपी को और सी कॉपी को भी हम लोग बांध देते थे। लेकिन जब हम लोग यूपी पीसीएस जे मेन का एग्जामिनेशन देखेंगे तो ये हमारे लिए नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ ए का कॉपी ही मिलेगा, जो कॉपी ए होगा। बी और सी सीट यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, ना बी सीट हमको मिलेगा ना यहाँ पे प्लस सी सीट, ये दोनों सीट हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ जो हमारा मेन कॉपी रहेगा, जो ए कॉपी रहेगा, वही कॉपी रहेगा और उसी में जो उसमें 40 पेज रहेगा, 45 पेज रहेगा, 50 पेज रहेगा, जितने भी पेज के हमें सीट मिलते हैं उसी पेज में उसी सीट पे हमको आंसर फ्रेम करना है। हमें अलग से कोई कॉपी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप अपने आंसर को फ्रेम करें तो एक वाइट पेपर पर ही आप अपने आंसर को कोशिश करिए कि फ्रेम करने का कोशिश करिए। जब आप वाइट सीट पर आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आप कभी कभी देखते होंगे कि जो नए वाइट सीट पर लिखते हैं तो लिखते लिखते ऐसे चले जाते हैं। ऐसे लिखना तो वो सीधा चाहते हैं, लेकिन लिखते लिखते ऐसे चले जाते हैं। तो ये जो इंप्रेशन होगा ये बैड इंप्रेशन होगा और यहाँ पे आपका नंबर वो लूज़ कर सकता है। आप कोशिश करिए कि अभी आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम है, आप कोशिश करिए कि आप सीधा सीधा लिखिए, सीधा सीधा लिखिए। जब तक सीधा सीधा आप नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर को, अगर ऐसे लिख रहे हैं, कभी कभी नीचे लिखते लिखते भाग आता है, कभी कभी ऊपर लिखते भाग जाता है, तो ये इस प्रकार से वाइट सीट में होता है। तो आपको कोशिश करना है कि हम कभी भी आंसर को अपने फ्रेम करें तो सीधा सीधा फ्रेम करें। ये तो था दोस्तों डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं उसी क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ले करके आए हैं, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं वॉच किया है तो फर्स्ट सेशन भी आप इसका वॉच कर लें, जो मेन एग्जामिनेशन के सेंट्रिक होगा। और साथ साथ मैंने 2018 के मेन एग्जामिनेशन का जो पेपर आया था उस पेपर को भी, प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है और उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पिछली बार आया था और कितने कितने नंबर्स का आया था और कितने घंटे का ये पेपर होता है। और इस घंटे में 2 घंटे का 3 घंटे का जो पेपर होता है हमारा, उस 3 घंटे के पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता, इन सारी डिटेल एनालिसिस मैंने उसमें किया है। आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल पा रहा है वीडियो तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं।
सकते हैं, आप हमारे लॉ विथ रोनी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहाँ से ज्वाइन करके आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि ये PDF हमको नहीं मिल रहा है, चाहे ये चीज़ हमको नहीं मिल रहा है वीडियो, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों बिना देर किए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट मैंने जो लेकर के आया हूँ, डिफाइन द टर्म मीन प्रॉफिट। यहाँ पे इसको मेसले प्रॉफिट कहते हैं, लोग मीन प्रॉफिट कहते हैं, मीन प्रॉफिट कहते हैं, मेसले प्रॉफिट, जो भी आपको कहना है आप कहिए, लेकिन बस आप जान जाइए कि मीन प्रॉफिट इसको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बात कर रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये शुरुआत से मैं आपको कराने का कोशिश कर रहा हूँ। मीन्स कि मैं मीन प्रॉफिट से स्टार्ट किया हूँ, इसमें ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट, मीन्स सभी चीज़ों को मैं सीक्वेंस से मैं आपके लिए ले करके आऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो किस तरह से हेल्पफुल हो रहा है, अगर नहीं हेल्पफुल हो रहा है तो आप हमें बताइएगा, तो मैं ये सेशन बंद कर दूंगा, इसकी जगह पे मैं दूसरा कुछ लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों का कोई कुछ रिकमेंडेशन रहा तो देखिए दोस्तों, कभी भी हम लोग अपने आंसर को लिखते हैं तो हम यूपी सेंट्रिक होकर के लिखते हैं, तो हमें आंसर में अपने ऑब्जेक्ट को भी लिखना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे मीन प्रॉफिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, तो हमें इसमें इसके ऑब्जेक्ट को भी लिखना पड़ता है कि हाँ ये क्या ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू पॉजेस दिस प्रॉपर्टी एंड व्हेन ही डिप्राइव्ड फ्रॉम सच राइट बाय अनदर पर्सन ही इज नॉट ओनली इंटाइटल्ड टू रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बट आल्सो डैमेजेस फॉर द रॉन्गफुल पोजेशन फ्रॉम द पर्सन। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, thus the object of the awarding a decree for mean profit is a compensate the person who has been kept out of the possession and deprived of enjoyment of his प्रॉपर्टी। मीन्स कि मीन प्रॉफिट में क्या होता है, किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव्ड करके कोई दूसरा व्यक्ति उस पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है और उसकी प्रॉपर्टी से क्या करता है, अपना इंजॉय करने लगता है। जिसका ओरिजिनल होता है वो नहीं इंजॉय करता है, कोई दूसरे के द्वारा उस प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है और उसके प्रॉपर्टी को छीनने के बाद उसको क्या किया जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा उस पर इंजॉय किया जाता है, वही मीन प्रॉफिट होता है। अब हम बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट के बारे में। आप लोगों ने देख लिया कि हाँ मीन प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे जो कि हमारा बेयर एक्सेंट्रिक, मीन्स कि बेयर एक्ट में इसको कहाँ डिफाइन किया गया, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये किस कोड का है, ये सारी बातें हम यहाँ पे बताएंगे। मीन प्रॉफिट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 12, मीन्स कि ये CPC के सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिफाइन किया गया। मीन प्रॉफिट विच द पर्सन इज रॉन्गफुली पोजेस ऑफ प्रॉपर्टी एक्चुअल रिसीव और माइट हैव रिसीव्ड टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। मीन्स कि वो इस प्रकार से उसको ले लेता है कि उससे क्या करेगा, वो इंटरेस्ट देखेगा। अब इसके टेस्ट के बारे में देखते हैं कि हाँ इसमें क्या किस प्रकार का टेस्ट ले डाउन किया गया था। मीन्स कि जो मीन प्रॉफिट होता है, ये मीन प्रॉफिट में किस प्रकार के टेस्ट को ले डाउन किया गया था, उसी टेस्ट को हम यहाँ पे देखने वाले। टेस्ट ऑफ मीन प्रॉफिट, टू टेस्ट अ सेक्रेशन ऑफ मीन प्रॉफिट इज नॉट व्हाट द प्लेंटिफ हैज लॉस्ट बाय बीइंग आउट ऑफ द पोजीशन बट what the defendant gain or might have gained reasonably and with ordinarily prudence have gained by the wrongful possession। तो ये wrongful possession कर लेता है, उसी के बारे में ये सारी बातों को यहाँ पे टेस्ट में लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जब आप यूपी का एग्जामिनेशन लिखते हैं तो उसमें आप केस लॉ को भी मेंशन करेंगे, 2 से 3 केस लॉ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, साथ साथ आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इलस्ट्रेशन कम है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं। आपको वो भी लगता है कि कम है तो आप प्रोवाइजो को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों यूपी के एग्जामिनेशन में यही तो छूट होता है, यही सारी चीज़ें लिखने के लिए तो हमें मौका दिया जाता है कि आप भर भर के अपने ज्ञान को यहाँ पे दिखाइए मेन एग्जामिनेशन में, और आप हमसे दिल खोल करके नंबर ले करके जाइए। यूपी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है और इसी प्रकार से लोग यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करते हैं और अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी होती है आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन करने की। व्हेन अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन plaintiff indigo on the land and it is proved that the prudent agriculturer would have planted wheat or sugar cane, can the main profit should be ascertained on the basis of this more profitable। मीन्स कि इसी प्रकार से ये आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, इलस्ट्रेशन दे सकते हैं, केस लॉ देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको दे करके आपको अपने आंसर को बेहतर और सुंदर बनाने का कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे द कोर्ट सेल गाइडेड फॉर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिसाइडिंग द मीन प्रॉफिट। जब कोर्ट मीन प्रॉफिट को डिसाइड करती है, अगर मीन प्रॉफिट से रिलेटेड कोई कोर्ट में मामला जाता है तो वो किस किस गाइडलाइन का यहाँ पे ध्यान देती है, कौन कोर्ट जो होती है किस किस बातों का ध्यान देती है। तो जब भी इस प्रकार का कोई मामला जाता है तो प्रॉफिट बाई अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, अगर इस प्रकार का कोई पोजीशन होता है यहाँ से जाता है
दूसरा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ डिक्री होल्डर के बारे में बताता है। थर्ड, यूज टू विच अ डिक्री होल्डर वुड बी पुट द प्रॉपर्टी इफ हिमसेल्फ वाज इन पोजेशन। तो ये गाइडलाइन दिया गया है, अगर इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर है तो माना जाएगा कि वो मीन प्रॉफिट में किसी दूसरे के है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको ये शो करना चाहता हूँ कि आप अपने आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे, आप अपने आंसर को किस तरह से लिखेंगे मेन एग्जामिनेशन में। मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि यही हूबहू आपको यही आंसर लिखना है, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको यही आंसर लिखना है। आपको जो आंसर लिखने का मन करे वही आंसर लिखिए, लेकिन स्ट्रेटजी यही फॉलो करिएगा। स्ट्रेटजी का मतलब होता है पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसमें अगर किसी प्रकार का कोई टेस्ट अगर क्या कहते हैं सेक्शन 2 से रिलेटेड अगर किसी भी आंसर को आप लिख रहे हैं तो इसी तरह अगर वो 5 नंबर में आ रहा है तो इसी तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। और यही राइट वे भी होता है, यही राइट स्ट्रेटजी भी होता है कि जब आप इस तरह से आंसर फ्रेम करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर अच्छे से अच्छा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। इसमें डिस्टिंग्विश करना है किसमें, डिग्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, इस दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। फर्स्ट बात कर रहा है डिग्री में क्या होता है, ऑर्डर में क्या होता है। अ डिग्री कैन ओनली बी पास्ड इन अ सूट, जो डिग्री होता है सिर्फ सूट में पास होता है। कमेंस बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, जब हम प्रेजेंटेशन पेश करते हैं तभी ये होता है। ऑर्डर में क्या होता है, एन ऑर्डर में बी पास्ड इन अ सूट और मे बी पास्ड इन द प्रोसीडिंग कमेंस बाय द पिटीशन और एन एप्लीकेशन। तो ये दोनों में आपको समझ में आएगा डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो हम बात करते हैं, अ डिक्री इज एन एडजुडिकेशन कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंड द राइट ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे कॉन्क्लूसिवली वो डिटरमाइन करता है किसको, राइट्स ऑफ द पार्टीज को। और यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, एन ऑर्डर में और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन सच राइट, यहाँ पे फाइनली सच राइट्स को डिटरमाइन नहीं करता। थर्ड पोर्शन में क्या कर रहा है, अ डिग्री में भी प्रिलिमिनरी, फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकता है, जो डिग्री हो सकता है। लेकिन जो हमारा ऑर्डर होता है, देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन इन द केस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, एक्सेप्ट इन सर्टेन सूट्स वे डिग्री वन प्रिलिमिनरी एंड वन फाइनल और पास इन एवरी सूट देयर कैन ओनली बी इन 1 डिग्री। एक डिग्री में इस प्रकार से किया जा सकता है। इन केस ऑफ सूट और प्रोसीडिंग अ नंबर ऑफ ऑर्डर में भी पास, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी क्या किया जा सकता है, पास किया जा सकता है ऑर्डर के केस में। यहाँ पे जो 5th पॉइंट है दोस्तों, इसमें मैं 4 पॉइंट आपको लिखने के लिए सजेस्ट करूँगा कि जब कभी भी आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन आता है तो आप 4-4 पॉइंट 4-1 में लिखिए, 4-1 में लिखिए, 4-4 सफिशियंट होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ज़्यादा लिख करके आया। अगर 4 आपको लर्न रहेगा, अगर 6 आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, 6 आपको लर्न रहेगा, उसमें से 4 लिखना है। अगर 4 ही पढ़ के जाएंगे तो उसमें से 3 ही लर्नर रहेगा एग्जामिनेशन, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 और 6 लिख करके लाया हूँ, जिससे कि आप 6 को देखेंगे तो आपके लिए वो रेलिवेंट रहेगा। Every degree is applicable unless otherwise expressly pronounced as in the case of consent degree with in non-applicable। फिर यहाँ पे जो बात करते हैं ऑर्डर में, every order is not applicable unless should be applicable under section 104 and order 43 रूल 1 में ये बात की गई है। फिर यहाँ पे जो लास्ट इसका डिफ्रेंशिएट देखते हैं, वो डिफ्रेंशिएट देखिए, अ सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट नो सर्टेन ग्राउंड फ्रॉम द डिग्री पास्ड इन द फर्स्ट अपील। ये बात कर रहा है ऑर्डर सेक्शन नंबर 100 में बात कर रहा है। नो सेकेंड अपील लाई इन द केस ऑफ अपील ऑर्डर सेक्शन 104 सब क्लॉज 2 में ये बातें कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि किस खूबसूरती के साथ यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दोनों में डिफरेंशिएट करने का कोशिश किया गया और डिफरेंशिएट करके दोनों में वाइफर्केशन किया गया है। और साथ साथ अगर इससे कोई रिलेटेड कोई सेक्शन था तो उस सेक्शन को भी मैंने डिफाइन करने का कोशिश किया, कोई रूल आ रहा था तो रूल को भी मैंने बताया, कोई ऑर्डर आ रहा था तो ऑर्डर को भी बताया। इसी प्रकार से आप भी दोस्तों अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊँ तो वो आपको डेली मिलता रहे। दोस्तों मेरा मानना ये है कि मैं आपको 10-15 दिन तक लगातार इसी तरह 10-15 दिन का, जब तक आपका मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होने वाला है, तब तक मैं डेली कंटिन्यूसली आपके लिए इसी प्रकार का सेशन लेकर के आऊँगा। किसी दिन मैं CPC आपके सामने डील करूँगा, किसी दिन CRPC, किसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी दिन कॉन्ट्रैक्ट, किसी दिन IPC। तो इसी प्रकार से आपका क्या होगा, धीरे धीरे आप तो अपना पढ़ते ही रहेंगे। आप बस इसको लगा करके, मैं ये सेशन बहुत लंबा भी नहीं लूँगा, आधा घंटा से 45 मिनट तक लूँगा और उस सेशन में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको आंसर फ्रेम करना है और आप इसी को मॉडल आंसर समझ करके इसी तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। देखिएगा डेफिनेटली आप में सुधार आएगा, आपके आंसर लिखने में सुधार आएगा। और जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, कभी कभी आप अपने घर पर भी अकेले बैठ करके
कमरे में बैठ करके, अकेले बैठ करके 2 घंटा में लगा करके देख लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। 3 घंटा में लगा कर देखिए कि कितना क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे चीज़ मैं आपको एक और बता देना चाहूँगा कि अब मेन एग्जामिनेशन में आप हैं, इस बार मान के चलिए कि आप मेन एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार के कट ऑफ के चक्कर में ना पड़िए कि क्या मैं इस बार कट ऑफ में रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ये आप लोग परेशान फर्जी हो रहे हैं, फर्जी ये आपको परेशान किया जा रहा है विभिन्न चैनलों के माध्यम से कि हाँ इस बार इतना कट ऑफ जाएगा, इस बार इतना कट ऑफ जाएगा। ओरिजिनली कट ऑफ अभी दोस्तों मैं बता दूं तो किसी को नहीं पता है, ना किसी बड़े चैनल वाले को पता है, ना किसी छोटे चैनल वाले को पता है। जो पता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली पता है और आयोग को पता है कि कितना कट ऑफ होने वाला, कितना कट ऑफ नहीं होने वाला। आप कट ऑफ के चक्कर में अपना टाइम लॉस कर रहे हैं और वो टाइम जो आपको प्रीशियस टाइम मिला है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, ये टाइम आप बर्बाद कर देंगे तो आप मेरिट में आने के बाद भी आप अपने आप को मेन में एग्जामिनेशन में नहीं पा पाएंगे। इसलिए नहीं पा पाएंगे क्योंकि जो आपके पास क्रूशियल टाइम मिला था, जो आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला था, वो टाइम तो आप कट ऑफ खोजने में आपने बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों मेरी मानिए कि आप कट ऑफ के चक्कर में ना पड़िए। जितना आपने मार्क्स गेन किया है, 200 के नंबर से ऊपर आपने गेन किया है, 220 के ऊपर आपने गेन किया है, 230 के ऊपर आपने गेन किया, आप निरंतर तैयारी में लग जाइए। दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो वॉच करिए, नहीं, मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आप मेरा वीडियो वॉच करिए। बस ये मोटिव है कि आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। अगर आप 200 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो अ मैन ऑफ सम वर्थ के हैं आप कुछ कर जाएंगे। यूपी पीसीएस में नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ में करेंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं करेंगे, राजस्थान में करेंगे, राजस्थान में नहीं करेंगे, उत्तराखंड में करेंगे। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। कब? जब हम उस चीज़ को पढ़े रहेंगे, जब उस चीज़ को समझे रहेंगे तब। दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है ये इसी तरह से, जो हमारा सेक्शन नंबर 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेक्शन नंबर 2 से जब अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 6 पे, जब हम सेक्शन नंबर 6 पे पहुँचते हैं, सेक्शन नंबर 9 पे पहुँचते हैं, सेक्शन नंबर 15 पे पहुँचते हैं, 21 पे पहुँचते हैं, तब वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने ऐसे ही एनालिसिस करूँगा, एक एक पार्ट को मैं यहाँ पे रखूँगा। आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। दोस्तों अभी मैंने हिंदी में भी एक सेशन करवाया है जो कि आईपीसी से रिलेटेड था। अगर आप चाहते हैं उस सेशन को भी देखना तो आप उस सेशन को भी देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदी में मैंने आंसर को फ्रेम किया था। और कुछ लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश में भी फ्रेम की जाए, तो मैं इंग्लिश में भी फ्रेम करके ला रहा हूँ। फॉरेन कोड के बारे में हम डिफाइन करेंगे, जजमेंट डेटर के बारे में, डिग्री होल्डर के बारे में, फॉरेन जजमेंट के बारे में, ऑर्डर के बारे में और मीन प्रॉफिट के बारे में। इस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आ जाता है कि इसके बारे में आप क्या करिए, डिफाइन करिए। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? ये 2-2 नंबर का आ जाता है, 3-3 नंबर का आ जाता है, 5-5 नंबर का आ जाता है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन हमारा आता है उसी प्रकार से हमको अपने आप को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो पहले हम जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो फॉरेन कोड को डिफाइन करने वाले। देखिए मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ कि फॉरेन कोड को अगर आपको डिफाइन करना है, कम शब्दों में डिफाइन करना है और यहां से पूरा नंबर गेन करना है, तो आप इसी तरह से करेंगे। देखिए फॉरेन कोड सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 ऑफ द कोड डिफाइन फॉरेन कोड। इट मीन्स अ कोड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अगर 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर आपको दे के जाएगा, आपका 2 नंबर लेके नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। आपको नहीं यकीन हो रहा तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है जो कि सब्सटैंटिव पेपर है, आप उस पेपर को उठा करके देख सकते हैं। अब आज आप लोगों के लिए, आज या कल मैं आपके लिए प्रोसीजरल पेपर 2018 का भी डाल दूंगा और उसमें मैं शो कर दूंगा कि किस प्रकार का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे सेकंड डिफाइन के बारे में बात करते हैं, जजमेंट डेटर। अब इसको किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं? जजमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 ऑफ द कोड। इट मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or order capable of execution has been made। तो इस प्रकार से आप जजमेंट डेटर को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इसी तरह से शॉर्ट तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम करना सीखिए। आप शुरुआत से करिए, आप डेली कोशिश करिए कि आप 2 घंटे से 3 घंटे आप लिखने का प्रयास करिए, वो भी व्हाइट शीट पे, रूलदार कॉपी पे नहीं, जैसे मैंने व्हाइट शीट यहाँ पे लिया उसी तरह व्हाइट शीट पे। डिग्री होल्डर का मतलब क्या होता है? Decree holder is defined in section 2 sub clause 3. It means any person in whose favor a decree has been passed or any order capable of execution has been made। तो ये डिग्री के बारे में देख लिया। A decree holder need not necessarily be plaintiff, a person who is not a party to the suit but in whose favor an order capable of execution has been made की बारे में बात कर रहा है। इज आल्सो अ डिग्री होल्डर। धनीराम वर्सेस लाला श्री राम 1980 के मामले में इसको इस प्रकार से बताया भी गया था। अब फॉरेन जजमेंट की हम बात करते हैं। फॉरेन जजमेंट क्या होता है? तो अभी डिफाइन वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं लेंथ वाला क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, फुल लेंथ का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो उसमें मैं पूरे सेक्शन को भी बात करूँगा, मैं उसमें पूरे प्रोविजन को भी बात करूँगा, साथ साथ मैं चैप्टर के भी बारे में बात करूँगा कि किस चैप्टर में डिफाइन किया गया। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको वहाँ पे नंबर इन्हांस करके मिला जाएगा। फॉरेन जजमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 ऑफ द
code defined foreign judgment. It means the judgment of the foreign court. The crucial date for determination whether a judgment is foreign judgment or not is the date of the judgment and not the date when it is sought to be enforced by the executed. तो ये दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब ऑर्डर से रिलेटेड यहाँ पे और भी देख लीजिए कि ऑर्डर क्या कर रहा है, ऑर्डर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ द कोड डिफाइन ऑर्डर। इट मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच इज नॉट अ डिक्री। इसको डिक्री नहीं माना जाता, जो ऑर्डर होता है इसको डिक्री नहीं माना जाता। दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अक्सर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब यही चीज़ हमारे एग्जामिनेशन में आ जाती है तो हमारी बुद्धि हरी हो जाती है, लगता है कि यार काश थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया होता। तो दोस्तों मैं आपको वही चीज़ दे रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उसको मैं बिल्कुल नहीं टच करूँगा, मैं आपके टाइम के साथ मैं बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करने वाला हूँ। एन ऑर्डर में ऑर्डिनेट फ्रॉम a suit by presentation of a plaint or any from the proceeding commenced by a petitioner or an application there cannot be a preliminary order, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों मीन प्रॉफिट की। मीन प्रॉफिट को पहले ही क्वेश्चन में मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने मीन प्रॉफिट को लिया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ये एग्जामिनेशन आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से मिला ही होगा कि आपको इसको डिफाइन करना है, और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो रेलिवेंट चीज़ बता रहा हूँ, मैं रेलिवेंट चीज़ नहीं बता रहा हूँ। सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ऑफ द कोड डिफाइन मीन प्रॉफिट। इट मीन्स those profit which the person in wrongfully possession of such property। इसमें क्या होना चाहिए, एक्चुअली रिसीव्ड होना चाहिए, और बी में क्या होना चाहिए, माइट बी ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड होना चाहिए, और सी क्या होना चाहिए, टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट होना चाहिए। अब मीन प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मीन प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू द इंप्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन द रॉन्गफुल पोजेशन। अगर वो मीन प्रॉफिट उसमें नहीं इंक्लूड माना जाएगा, अगर उसने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है तो उसको नहीं माना जाएगा। दोस्तों इस सेशन में इतना ही हम रखते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे और आपको आंसर फ्रेम करके देना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं उसको जरूर कंसीडर करूंगा, और आपके जो आपका रिकमेंडेशन होगा उसी रिकमेंडेशन के आधार पर मैं आपको आंसर फ्रेम करके दूंगा। दोस्तों मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर फ्रेम करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एग्जामिनेशन के करीब पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गोल के करीब पहुँचेंगे। बस यही सारी बातें थी जो मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो में आया था। दोस्तों मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर कराया है जो कि आईपीसी का था, आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। और एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो उस पर लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ तो आपको आसानी से मिल सके। और इसको PDF पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा दोस्तों वो लॉ विथ रोनित के नाम से है। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।